ईएमआई स्टार्ट कर रहे हैं। इस ईएमआई से रिलेटेड पहला एक्सपेरिमेंट जो फैराडे ने किया था वो ये है कि जब कभी हम किसी भी मैग्नेट को किसी कॉइल के क्लोज लाते हैं तो उस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर इंक्रीज होता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर इंक्रीज होगा तो हम कह सकते हैं कि उस कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स इंक्रीज होगा, क्योंकि फील्ड लाइन के नंबर को जो कि किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर पास होती हैं उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इसका इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने का मतलब है चेंज, और जैसे ही फ्लक्स चेंज होता है तो इस कॉइल से कनेक्टेड ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाता है। और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि उस सर्किट में कहीं ना कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस इंडिकेट करती है कि इसमें जो गैल्वेनोमीटर है, इसमें जो करंट आया है, ये इंडिकेट करता है कि करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण चेंज हुआ है? फ्लक्स के चेंज होने के कारण। क्योंकि यहां पर कोई भी सर्किट में बैटरी नहीं है, अगर बैटरी होती तो हम कह सकते थे कि वो ईएमएफ का सोर्स है। अब सेकंड डायग्राम को भी देख सकते हैं। इस सेकंड डायग्राम में आपने क्या किया है कि ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को रिप्लेस कर दिया है किसी कॉइल से, और ये जो एक्सपेरिमेंटल कॉइल थी वो आपकी एसएच है। जब कभी आप इस कॉइल से, जो कि सेकंड कॉइल आपने लिए जिसे आपने रिप्लेस किया था किसके साथ? मैग्नेट के साथ, उस कॉइल में आपने बैटरी लगा रखी है। बैटरी जब कॉइल में होगी तो उस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा, और जब करंट फ्लो होगा और आप देख रहे हैं कि ये करंट कैरिंग कॉइल जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। तो ये करंट कैरिंग कॉइल जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, कहने का मतलब ये है कि हमने पिछले वाले डायग्राम में मैग्नेट को लिया और यहां पर हम मैग्नेट का एक सोर्स ले रहे हैं जो कि है करंट कैरिंग कॉइल, और ये करंट कैरिंग कॉइल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, तो इससे भी फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। और वे फील्ड लाइंस, अगर हम इस कॉइल का मूवमेंट करते हैं तो वे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कॉइल C1 से जो पास होंगी उनका नंबर वेरी करेगा, और जब नंबर वेरी करेगा यानी कि फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो अगेन आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। तो ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट हमें ये इंडिकेट करते हैं कि ऑन चेंजिंग द फ्लक्स रिलेटेड टू द कॉइल, देन an EMF gets induced into the coil, and if the coil is closed then a current starts flowing through it। जब कभी फ्लक्स चेंज होगा, पहला पॉइंट, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा, और उस करंट की प्रेजेंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को देख करके। थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया है कि इस थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कॉइल का मूवमेंट नहीं कराया। जब कॉइल का मूवमेंट नहीं कराया तो यहां पर इन्होंने जो कॉइल C2 है, इस कॉइल C2 के साथ में एक बैटरी को कनेक्ट किया है, और बैटरी के साथ में इन्होंने की को कनेक्ट किया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये की ओपन है। ओपन है इट मींस इस कॉइल C2 के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब इसमें करंट नहीं होगा तो ये मैग्नेट की तरह भी बिहेव नहीं कर रही होगी, इट मींस ये सिंपली एक कॉइल है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम देखें कि C1 से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स माने के फील्ड लाइंस कितनी होंगी, तो क्या यहां से कोई फील्ड प्रोड्यूस हो रही है? और जब फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका फ्लक्स 0 होगा। तो अभी फ्लक्स कॉइल C1 का है 0। इसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही इस की को हम प्रेस करेंगे वैसे ही इस कॉइल C2 में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब कॉइल में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा मींस करंट चेंज हुआ, करंट चेंज होगा, कॉइल जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, और जैसे ही ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी वैसे ही ये फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगी, और वे फील्ड लाइंस किससे आकर के अलाइन होंगे? C1 से। किससे आकर के जुड़ेंगे? C1 से, और C1 का फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे ही C1 का फ्लक्स चेंज होगा अगेन गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आएगा, जो ये बता रहा है कि फ्लक्स को चेंज करने पर, करंट की वैल्यू को चेंज करने पर आपका सेकंड कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स चेंज होता है, और जब कभी कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है। ये तीनों ही एक्सपेरिमेंट्स फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने किए थे।
और इन सभी के बेसिस पर इसका कंक्लूजन निकाला था और उन्होंने फिर 2 लॉ प्रपोज किए, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ। सो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपको ध्यान से देखिएगा। इसमें यह कहा गया है, सबसे पहली बात जो आप अभी समझ चुके हैं कि द टाइम रेट का मतलब है कि टाइम के साथ साथ चेंज होना। कौन चेंज हो रहा है? ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। जब कभी किसी भी सर्किट से रिलेटेड फ्लक्स यानी कि फील्ड लाइंस, और फील्ड लाइंस कब चेंज होंगी? या तो आप कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन करा दीजिएगा, या फिर आप कॉइल से रिलेटेड करंट चेंज करा दीजिएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर साफ साफ कह रहा है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट, टाइम के साथ साथ किसी भी सर्किट के अंदर चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स उस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस करता है। और इसी को अगर हम फैराडे फर्स्ट लॉ कहें तो उसका स्टेटमेंट हम इस तरीके से कह सकते हैं कि व्हेनेवर, जब कभी द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैं फिर कह रहा हूं चेंज किसको करना है? अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। whenever the amount of magnetic flux linked with a circuit changes, कोई भी सर्किट हो, अगर उससे रिलेटेड फ्लक्स चेंज होगा देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, तो उस सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब है कि जो पहले नहीं था और बाद में आ गया है। किस कारण से आया? फ्लक्स के चेंज होने से आया। इज इट क्लियर? इट मींस अगर कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो आपको सिर्फ आंसर करना है चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज कर दोगे ईएमएफ उतना ज्यादा इंड्यूस हो जाएगा, और जितना कम चेंज करेंगे फ्लक्स में ईएमएफ उतना कम इंड्यूस होगा। अब एक प्रश्न बताइएगा, एक प्रश्न यह है कि हमारे पास लेट सपोज कोई एक कॉइल है और उस कॉइल के चारों तरफ हम किसी मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, चारों तरफ एक सर्कल के अंदर मूव करा रहे हैं जिस सर्कल की रेडियस फिक्स है। आप ऐसा नहीं है कि सर्कल की रेडियस चेंज कर रहे हैं, आपने कॉइल है और आप मैग्नेट को इस तरीके से सर्कल में मूव करा रहे हैं। आप आंसर कीजिएगा कि क्या उस कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स चेंज होगा? तो इसका आंसर है नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज होने के लिए सेपरेशन बदलना चाहिए, और जब आप सरकमफ्रेंस में मैग्नेट को मूव कराएंगे तो सरकमफ्रेंस से सेंटर तक का सेपरेशन फिक्स रहेगा। वो किसी भी पॉइंट पर हो सेपरेशन रेडियस के बराबर होगा, और अगर आपने कॉइल को सेंटर पर रखा है तो सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम होगा किसी सर्कल में, और जब डिस्टेंस सेम होगा तो फ्लक्स सेम होगा, और फ्लक्स सेम होगा तो फ्लक्स में चेंज जीरो, और जब चेंज जीरो है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो। तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा फ्लक्स में क्या लाना है? चेंज लाना है। जब चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिस जगह चेंज खत्म इंड्यूस्ड ईएमएफ खत्म। ओके? वो शोले पिक्चर का गाना याद होगा आपको, है ना? गब्बर कहता है भाई, एक कंडीशन रखता था ना कि जब तक बसंती नाचेगी तभी तक वीरू की सांसें चलेंगी। बिल्कुल वैसा ही यहां पर है सिस्टम, जब तक फ्लक्स चेंज होगा तभी तक ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, नहीं तो वीरू टपक जाएगा भाई साहब। ठीक है, अब देखिएगा, तो फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब जब हाँ इस पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा ईश्वर अवतार लेगा। बिल्कुल वैसे ही जब किसी भी कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स चेंज होगा उस कॉइल में किसका अवतार होगा? ईएमएफ का अवतार होगा। कौन प्रोड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ केवल यह बताता है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब कितना इंड्यूस होगा इस मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हैं हम किसकी हेल्प से? फैराडे सेकंड लॉ की हेल्प से। सो फैराडे का सेकंड लॉ क्या कह रहा है आपसे? ध्यान से सुनिएगा। द मैग्नीट्यूड, देखिएगा साफ साफ सामने आ गया है। क्या बताता है ये? मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज। किसमें चेंज हो रहा है? फ्लक्स में। किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द
सर्किट। तो ईएमएफ किसके बराबर है? चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हम लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी। बी लिखा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, अगर यहां ई लिखा होता तो उसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होगा E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यहां माइनस क्या इंडिकेट करता है वो अभी थोड़ी देर में समझते हैं, पहले एक और चीज सुनिएगा। अगर मान लीजिएगा कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो कैपिटल N है, सिंगल कॉइल नहीं है, उसमें कई सारे टर्न्स हैं, तो इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे? इसमें जो फ्लक्स आ रहा है ये सिंगल कॉइल से कनेक्टेड फ्लक्स है, और अगर आप चाहते हैं कि सो मेनी कॉइल्स आर देयर और उनसे रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा, तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स का उस सिंगल फ्लक्स में मल्टीप्लाई करना होगा। इज इट क्लियर? शाबाश। सो E का फॉर्मूला होगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी, वेयर कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अब देखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेगेटिव साइन किसका डायरेक्शन बता रहा है भाई? अगर यहां पर नेगेटिव नहीं होता तो हम कह देते कि जिस डायरेक्शन में फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। बट नेगेटिव साइन क्या कहना चाहता है? और नेगेटिव साइन ये कहना चाहता है कि आप जैसे जैसे फ्लक्स इंड्यूस करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वैसे वैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे जैसे फ्लक्स चेंज हुआ उसका अपोजिशन करते हुए ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और ईएमएफ हमेशा प्रोड्यूस करने वाले फ्लक्स चेंज का अपोज करता है, इसीलिए यहां पर नेगेटिव साइन है। आप लोग फिर से सुनिएगा कि जो सोर्स जिस किसी भी कॉज से ईएमएफ इंड्यूस होगा सर्किट के अंदर, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस कॉज का अपोज करेगा जिसने उसे प्रोड्यूस किया है। जैसे कि अगर मान लीजिएगा कभी कोई भी कीड़ा या कोई भी जो रेड एंट होती है अगर आपको कभी काट लेती है तो उस जगह पर आप देखते हैं इचिंग होती है, तो वो इचिंग क्या कर रही है? वहां पर जो फॉर्मिक एसिड आया हुआ है उसका अपोज करना चाहती है। उसका क्या करना चाहती है? एक अपोज करना चाहती है। एक तरीके का हम कह सकते हैं रिफ्लेक्स एक्शन वहां पर प्रोड्यूस कर रही है। इचिंग होगी, आप उसको और ज्यादा अगर खुजलाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर रेडनेस आ जाती है। तो वो रेडनेस क्यों आ गई? क्योंकि जो एसिड इंसर्ट किया है आंट ने या बी ने, वो एसिड जो है वो और ज्यादा स्किन में क्या हो गया? स्प्रेड हो गया। ठीक है, तो वैसे ही मैं कहना चाहता हूं कि जब जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो ईएमएफ हमेशा उस कॉज का अपोज करेगा जिसने उसे प्रोड्यूस किया है। और यहां पर दो क्वेश्चन बड़े प्यारे बनते हैं। बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि सर ईएमएफ के फॉर्मूले में नेगेटिव साइन है, इट मींस ईएमएफ हमेशा फ्लक्स चेंज का अपोज करेगा, है ना? तो वो क्या कहेंगे कि जो फ्लक्स चेंज होगा उसमें कमी करेगा। ऐसा नहीं है, ईएमएफ फ्लक्स का फेवर भी करता है। कब करेगा फेवर? सुनिएगा, मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूं। मान लीजिएगा हमारे पास कोई एक कॉइल है, ओके, और हम उस कॉइल के पास किसी मैग्नेट को लाते हैं। तो पहले तो ये बताइएगा जब मैग्नेट नहीं है उस समय कॉइल में फ्लक्स कितना है? जीरो। जब कॉइल में फ्लक्स जीरो है इसका मतलब उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है? अब हम किसी मैग्नेट को उसके क्लोज लाएंगे तो उसमें फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ उस फ्लक्स को क्या करने की कोशिश करेगा? कम करने की कोशिश करेगा। यस और नो? क्योंकि फ्लक्स के इंक्रीज होने से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। अगर हम उसी कॉइल को वापस मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो आप बताइएगा फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ क्या होगा? कम होगा। इस कंडीशन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि वो कम होने वाले फ्लक्स को क्या करेगा? बढ़ाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप कम होंगे हम आपको बढ़ा देंगे, आप बढ़ेंगे हम आपको कम कर देंगे। बस इतना सा है इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूले में नेगेटिव का इंपॉर्टेंस। फ्लक्स बढ़ा आप कम करिएगा, फ्लक्स कम हुआ आप बढ़ा दीजिएगा। यह इंडिकेट करता है नेगेटिव साइन।
बात समझ में आती है। और इसी साइन के केवल और केवल इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को समझाने के लिए लेंज ने एक लॉ दिया था जिसे लेंज लॉ कहते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी केवल इतना याद रखिएगा, फैराडे फर्स्ट लॉ ये कहता है कि whenever the amount of magnetic flux linked with a circuit changes and EMF is induced in the circuit. Second law ये कहता है the magnitude of induced EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. So induced EMF का फॉर्मूला क्या बना? E equals to minus d phi by dt. Is it clear? n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो उस फॉर्मूले में आप कैपिटल N का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर हमें कहीं कहीं थोड़ा सा याद आता है ओम्स लॉ के बारे में, क्योंकि जब आप ईएमएफ फाइंड कर चुके हैं, आप सर्किट की बात कर रहे हैं और इट मींस उस सर्किट में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, यस और नो। और अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है, ईएमएफ है, तो फिर जब मिल बैठेंगे तीन यार तो महफिल जम जाएगी। ईएमएफ है, रेजिस्टेंस है, तो क्या वहां पर करंट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और वो करंट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जनरेट होगा उसका नाम होता है इंड्यूस्ड करंट। शायद आप लोगों ने क्लास 10th में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ा होगा। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है वो इंड्यूस्ड करंट की ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, आइएगा समझते हैं। सो इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इज गिवन बाय, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं इंड्यूस्ड करंट? तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और वोल्टेज और ईएमएफ बोथ आर सेम। सो यहां पर हम बात कर रहे हैं वोल्टेज के प्लेस पर किसकी? ईएमएफ की। कौन सा ईएमएफ लेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अपॉन में आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। सो करंट का फॉर्मूला बन जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ आप देख सकते हैं, दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इतना क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसमें हमने रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दिया है, तो आपके पास इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला आ गया -N बाय R इंटू डी फाई बाय डी टी। तो और एक और पॉइंट समझिएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, जबकि करंट रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। सो यहां आपने ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा -d∅dt, यहां आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ा -N∅dt इंटू R। और अब हम बात करते हैं इंड्यूस्ड चार्ज की। सो इंड्यूस्ड चार्ज भी आप फाइंड कर सकते हैं। आपने चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम होता है। चार्ज कितना होता है? करंट इनटू टाइम। करंट का फॉर्मूला आपके सामने है, आप इसमें जब टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां से dt से dt कैंसिल हो जाएगा, और जब dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो आपका इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला होगा -N∅R। सो इन तीनों फॉर्मूले से, जो भी आपके बॉक्स के अंदर हैं, इन तीनों फॉर्मूले से एक एमसीक्यू भी बन सकता है। और एमसीक्यू आया हुआ इस तरीके का क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ टाइम पर डिपेंड कर रही है, या फिर ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, या फिर ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो रेजिस्टेंस और टाइम दोनों पर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से सीबीएसई में और कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो उम्मीद करता हूं फैराडे लॉ समझ में आए होंगे। इन्हें हम कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, और ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइएगा, तो अभी अभी हमने कहा कि ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा इस प्रकार होगी कि वो स्कॉच का अपोज करेगा जिसने उसे प्रोड्यूस किया है। और ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको 2 या 3 बार बोला है, यही स्टेटमेंट है एक्चुअल में लेंज लॉ का। सो अगर हम स्टार्ट करते हैं लेंज लॉ,
तो देखिएगा लेंज लॉ क्या कहता है। लेंज लॉ कहता है द पोलैरिटी ऑफ, किसकी बात कर रहा है? याद रखिएगा, हमने फैराडे सेकंड लॉ में कहीं भी पोलैरिटी की बात नहीं की थी। पोलैरिटी का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सो पोलैरिटी की बात कहां से स्टार्ट हुई है? लेंज लॉ से। इज इट क्लियर? तो लेंज लॉ कहता है द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, किसकी पोलैरिटी की बात हो रही है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी यानी कि डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट। क्या प्रोड्यूस करेगा? क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट। अच्छा, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, बट वो करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। टेंड्स टू प्रोड्यूस, उसकी टेंडेंसी होगी कि वो करंट प्रोड्यूस करे, है ना। हमारी कोशिश है कि हम दीवार को खिसका सके, बट कोशिश है, खिसके ना खिसके वो अलग बात है। ऐसे ही इंड्यूस्ड करंट को वो क्या करे? प्रोड्यूस करे। करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है। विच अपोजेज, अगर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ तो वो क्या करेगा? अपोज करेगा। किसका? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सब इसके पीछे पड़े हैं भाई साहब। किसके पीछे? मैग्नेटिक फ्लक्स के पीछे। मैग्नेटिक फ्लक्स के पीछे नहीं पड़े हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के पीछे पड़े हैं। उससे बोला भैया तू चेंज हुआ तो हुआ कैसे? तुझे किसने परमिशन दी चेंज होने की? और अगर चेंज होगा, और ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भी प्रकृति में कोई बदलाव होता है तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है कि नहीं? कभी वायरल इन्फेक्शन के फॉर्म में, कभी कोल्ड कफ के फॉर्म में, कभी फीवर के फॉर्म में, कभी और भी किसी चीज के फॉर्म में। ठीक वैसे ही फ्लक्स चेंज का भी इफेक्ट पड़ रहा है, कभी ईएमएफ के फॉर्म में, और अगर कॉइल क्लोज्ड है तो करंट के फॉर्म में। इज इट क्लियर? तो करंट की डायरेक्शन किस प्रकार होती है? तो करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होती है कि वो हमेशा उस कॉज का अपोज करेगी जो कि उसे क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। यहां पर देखिएगा एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। किसकी डायरेक्शन की बात की जा रही है? इंड्यूस्ड करंट की। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। एक ही बात है, चाहे ऊपर वाला स्टेटमेंट देख लीजिएगा चाहे नीचे वाला स्टेटमेंट देख लीजिएगा, वो हमेशा उस कॉज का अपोज कर रहे हैं जो कि उसे पैदा करता है, जो कि उसे प्रोड्यूस करता है ना। और वैसे भी कलयुग चल रहा है तो आजकल पैदा करने वाले का विरोध सबसे ज्यादा हो रहा है? अभी हमने देखा था, कल परसों हम पेपर पढ़ रहे थे तो उसमें झांसी से कोई दो लड़के आए, रिटायर्ड डीएसपी था, एक उसके छाती पर बैठ गया, दो एक ने पैर बांधे और एटीएम वगैरह लेकर के छू हो गए। अब ये संतानें अगर होंगी तो हमें तो लेंज लॉ पढ़ना ही पड़ेगा कि लेंज लॉ यानी कि जिसने आपको प्रोड्यूस किया आप उसी का विरोध कर रहे हैं, उसी का अपोज कर रहे हैं। आइएगा हम समझते हैं इन दो डायग्राम से क्या कहते हैं, ये सुन लीजिएगा ध्यान से। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने कॉइल है, ये कॉइल है, आपको दिखाई दे रही होगी। और इस कॉइल के पास में हम किसी भी बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ला रहे हैं नॉर्थ पोल। तो जैसे ही नॉर्थ पोल आप इस कॉइल के पास में लाएंगे, क्या इस कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स चेंज होगा? बिल्कुल होगा। और जब कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? बिल्कुल होगा। और अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा और अगर कॉइल क्लोज्ड है तो उसमें करंट भी इंड्यूस होगा। अब करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? तो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि वो कॉज का अपोज करेगा जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज क्यों हुआ? क्योंकि नॉर्थ पास में आया तो वो क्या कहेगा? नॉर्थ आप दूर जाइएगा। और दूर कब कर सकता है कोई भी नॉर्थ को? जब खुद नॉर्थ हो। दूर कब कर सकता है? जब खुद नॉर्थ हो। और जब नॉर्थ होगा यानी कि नॉर्थ में रिपल्शन होगा, और जब रिपल्शन होगा तो फिर ये मैग्नेट दूर जा पाएगी। यानी कि ये नॉर्थ की तरह बिहेव किया। और आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर में कि जब भी किसी कॉइल के अंदर नॉर्थ की तरह बिहेवियर होता है, इट मींस उसमें जो करंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है।
कौन सा करंट होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे, आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो ये पूछेंगे कि बताइएगा कॉइल के अंदर करंट क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, या फिर उसके अंदर जो करंट होगा उस इंड्यूस्ड करंट की आप डायरेक्शन को फाइंड कीजिएगा। दूसरी बात समझते हैं, यहां देखिएगा, यहां कुछ परिस्थितियां बदल गई। परिस्थितियां क्या बदल गई हैं कि अभी जिस नॉर्थ पोल को हम कॉइल के नजदीक ले जा रहे थे, अब वही नॉर्थ पोल कॉइल से दूर जा रहा है। और जब दूरियां बढ़ती हैं तो याद सताती, और जब याद सताएगी तो भैया कॉइल को याद आई कि कोई हमसे दूर गया, तो उसको पास बुलाएंगे, चिट्ठी लिखेंगे, खत लिखेंगे, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दे या कबूतर। आजकल यही रह गया है ना। चलिएगा, तो नॉर्थ पोल क्या हो गया? दूर हो गया। और जब नॉर्थ पोल दूर हो गया तो उसको पास लाने की कोशिश करेगा। और पास कब ला सकता है? जब स्वयं मेनका बन जाए और कॉइल मेनका और सामने मैग्नेट विश्वामित्र, तभी तो एक रिएक्शन हो सकता है भाई। अच्छों की तपस्या भंग हो जाए। कॉइल की क्या विसात? तो कॉइल किस में कन्वर्ट हो गई? साउथ पोल में। कॉइल किस में कन्वर्ट हो गई है? साउथ पोल में। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब कभी उस कॉज को आप अपोज करना चाहेंगे जो कि ईएमएफ को इंड्यूस कर रहा है, उसके लिए आपको हमेशा कॉइल में करंट की डायरेक्शन इस प्रकार रखनी होगी कि जब वो पास आए तो उसका अपोज करे और दूर जाए तो उसका फेवर करे, उसको पास आने की कोशिश करे, पास लाने की कोशिश करे। यानी कि पास वाले को दूर भगाएगा और दूर वाले को पास करेगा। तो इस कंडीशन में क्या आप बता सकते हैं करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए कॉइल में? तो कॉइल में करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए क्लॉकवाइज। तो ये है आपका फैराडेज लॉ और लेंज लॉ। क्या हम ये बातें समझ पाए हैं? और अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो विश्वास मानिएगा, बोर्ड एग्जाम हो, कंपटीशन हो, आपको फिजिक्स का जो हवा बना हुआ है वो हवा एकदम से फुर्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा, किसी भी अंधेरे कमरे में कितना भी अंधकार हो, सिर्फ एक रोशनी की किरण उस पूरे अंधकार को खत्म कर देती है। और वही आपके मन में, आपके दिमाग में फिजिक्स के जो हवा रूपी अंधकार है, उसके लिए सिर्फ एक कॉन्फिडेंस रूपी उस सूरज की किरण की जरूरत है। और जिस दिन वो कॉन्फिडेंस की एक किरण आ गई, आपको वो फिजिक्स सिंपल लगने लगेगी, ना कि टफ लगने लगेगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने ईएमआई की स्टडी की है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।